हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है केंद्रीय मंत्री परिषद। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 32 तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 33 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। 3 कथन है। पहला, केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करेंगे, बिल्कुल सही। और विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी आपका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार अगर बात किया जाए तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, न कि संसद, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 78 क के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं से संबंधित मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। प्रश्न संख्या 34 है। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बात करें तो 2-3 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में यानी लोकसभा में बहुमत खो दे तो वह त्याग पत्र दे देता है। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु निम्न सदन के प्रति मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण यह परंपरा है कि वह बहुमत खोते ही त्याग पत्र दे देता है। 35 नंबर है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कौन अधीन रहकर कार्य करती है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो विधायिका, याद रखिए, कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का जो गठन है वो विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका सामूहिक रूप से यानी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 36 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संसद में विश्वास प्रस्ताव समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार के द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद में ही स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद में तभी लाती है जब उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उनकी मंत्री परिषद या उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, जबकि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्री परिषद को त्याग पत्र दे देना पड़ता है। भर्त्सना प्रस्ताव एवं स्थगन प्रस्ताव भी सामान्यतः विपक्ष के द्वारा लाए जाते हैं। 37 है। किस सदन के सदस्यों के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? किस सदन के सदस्यों के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? तो सही जवाब है लोकसभा के ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 38 है। अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है?
अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की जरूरत होती है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा स्पीकर, बी ऑप्शन। लोकसभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 199 के अंतर्गत मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि मंत्री वक्तव्य नहीं देना चाहता है तो स्पीकर के द्वारा उसको अपने त्याग पत्र के विषय में बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह मंत्री की अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है। 39 है, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। कितनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50, सी ऑप्शन। लोकसभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 198 के तहत मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। 40 नंबर है, लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या है। लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या है। कितना? तो याद रखिएगा 50, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, इन दोनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अतः अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118(1) के अनुसार अगर बात करें तो संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए जो है नियम बना सकेगा। लोकसभा ने अपने नियम 198 में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में है। 42 है, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल ऑप्शन है, सही ऑप्शन नहीं है। 15 अगस्त 2023 तक लोकसभा में कुल 28 अविश्वास प्रस्ताव और 11 विश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में प्रति वर्ष अधिकतम जो है अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया था। उनका लगभग 1.59 वर्ष के कार्यकाल में कुल 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। लोकसभा के नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के लिए किसी सदस्य के द्वारा लिखित सूचना लोकसभा स्पीकर को नहीं बल्कि लोकसभा महासचिव को देनी होती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 43 है, केंद्रीय मंत्री परिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? केंद्रीय मंत्री परिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्री परिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था होने तक ही मंत्री परिषद कार्य करती है। 44 है, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैलाश नाथ काटजू, यानी सी ऑप्शन। कैलाश नाथ काटजू नेहरू के कैबिनेट में 1951 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए थे। इसी वर्ष वे देश के तीसरे गृह मंत्री बने।
1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया था। 1957 से 62 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। 45 है, प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षष्ठमुखम चेट्टी थे। कौन? आर.के. षष्ठमुखम चेट्टी, जो कि 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1948 तक इस पद पर रहे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। 46 है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो बी.आर. अंबेडकर। बी.आर. अंबेडकर, डी ऑप्शन। देखिए, इसके बारे में अगर बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कानून मंत्री थे, मतलब कि विधि मंत्री थे, कानून मंत्री थे, जबकि अंतरिम सरकार 1946 में कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। 47 है, निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था? किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था? तो देखिए, अगर बात करें तो इसमें सही जवाब हो जाएगा सी.एच. भाभा। तीसरा जो है सी.एच. भाभा, केवल तीसरा, यानी डी ऑप्शन। देखिए, दिए गए प्रश्नगत व्यक्तियों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल जो कि 1947 में गठित हुआ था, इसमें पोर्टफोलियो इस प्रकार था। जैसे जगजीवन राम, श्रम मंत्री; डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री; सी.एच. भाभा, वाणिज्य; सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री। इन व्यक्तियों की पुनर्गठित अंतरिम सरकार में पोर्टफोलियो इस प्रकार था: जगजीवन राम, श्रम मंत्री; डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य और कृषि; सी.एच. भाभा, खान और विद्युत कार्य मंत्री; सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री। 48, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? 48 भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। तो देखिए, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? देवगौड़ा। देवगौड़ा। भारत के व्यक्ति अनुसार 12वें प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा थे, जो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक इस पद पर रहे। इस संदर्भ में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट पर नरेंद्र मोदी का 15वें प्रधानमंत्री के रूप में उल्लेख किया गया है। 49, प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ जो है सुमेलित कीजिए। प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, अगर सुमेलित कीजिएगा तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। देखिए, अगर बात करें तो आपका जो देवगौड़ा है, देवगौड़ा का जो कार्यकाल था, देवगौड़ा का कार्यकाल बताइए, तो 1996 से 97 के बीच। चंद्रशेखर का जो था, बताइए। चंद्रशेखर का देखिए, यहाँ पे जो अगर बात करें तो आपका जो चंद्रशेखर थे 10 नवंबर 1990 से 1991, 1990 से 1991, ठीक है। और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004, सॉरी 1998-2004 कौन सा है? तो बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी का 1998-2004, यही तो है, ये वाला शायद। थोड़ा सा मतलब कि ध्यान में रखिएगा। 1999 यहाँ पे दिया गया है, 1998 है, यहाँ पे 1999 है, तो यहाँ पे ऑप्शन में 1998 कहीं नहीं है। इंद्र कुमार, जो नजदीकी उत्तर होगा ये मतलब यही होगा। इंद्र कुमार गुजराल का 1997 से 1998, 1997 से 1998। और विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो समय था 1989 से 1990, यानी इसका सही जो ऑप्शन है देख लेते हैं।
डी ऑप्शन दिया गया। दोबारा से इसको यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार जो है प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? एक से अधिक बार कौन प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू भी एक से अधिक बार प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर चुके थे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो इंदिरा गांधी भी, गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी, यानी उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। दिए गए जो व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति एक से अधिक बार प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। ठीक है, 51 है, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया? यानी एक से अधिक बार कौन भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे? एक से अधिक बार कौन नियुक्त हुए? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो देखिए, गुलजारी लाल नंदा, याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। 3, 4 एंड 5, यानी सी ऑप्शन। जवाहरलाल नेहरू, अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में जो है, प्रधानमंत्रित्व काल में समयांतराल नहीं था। गुलजारी लाल नंदा पहली बार 1964 से 27 मई 1964 से 9 जून 1964, दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। 2 समयांतराल में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए, इंदिरा गांधी 1966 एवं 1980 में, और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 में और दूसरी बार 1998 से 2 समयांतरालों में भारत के प्रधानमंत्री हुए। 52 है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री, सी ऑप्शन। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद, यानी वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी, याद रखिएगा, ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को हुई थी। 53 है, निम्नलिखित राज्यों से संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करना है। तो चलिए, जो भारत के प्रधानमंत्री बने इनका मिलान कीजिए। तो देखिए, अगर बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव, तो ये मतलब कि अविभाजित आंध्र प्रदेश के मतलब कि आपको मुख्यमंत्रियों का मिलान करना, जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो पीवी नरसिम्हा राव ये आंध्र प्रदेश के, याद रखिएगा, अविभाजित आंध्र प्रदेश के थे। मोरारजी देसाई बम्बई, एच डी देवगौड़ा कर्नाटक, और चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश, और नरेंद्र मोदी गुजरात, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पीवी नरसिम्हा राव का संबंध है अविभाजित आंध्र प्रदेश से, मोरारजी देसाई बंबई, एच डी देवगौड़ा कर्नाटक, चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश, नरेंद्र मोदी गुजरात। 54 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के प्रधानमंत्री नहीं रहे थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो चंद्रशेखर, सी ऑप्शन। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, जबकि एच डी देवगौड़ा कर्नाटक के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे, और चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। 55 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है चंद्रशेखर, डी ऑप्शन। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। 56 है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? सही जवाब है चंद्रशेखर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देवगौड़ा आई के गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा सदस्य नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य थे, जबकि चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के बीच भारत के प्रधानमंत्री थे, और इस दौरान वे बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे।
57 है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? भारत के प्रधानमंत्री में से वह कौन प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? तो याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस के द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 58 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे थे? संघीय वित्त मंत्री रहे थे, बताइए, संघीय वित्त मंत्री रहे थे, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? वीपीसी है, वीपीसी, आर के वेंकट रमण, वाईबी चौहान और प्रणब मुखर्जी, यानी डी ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 59 है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, किस प्रधानमंत्री के द्वारा? उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा, सी ऑप्शन। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण और बाजारीकरण की नीति जो है अपनाई गई। 60 नंबर है, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, सी ऑप्शन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके थे, परंतु वे वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। 61 है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के सदस्य हैं। ये 2010 का प्रश्न है, उस समय की बात की जा रही है, तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 62, निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए और बताइए कि कथन कारण में कौन सही है? दोनों सही हैं। तो कथन है कि मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो अगर बात करें तो इसमें जो सही है, कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कथन कारण की सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए अगर बात करें तो मंत्रियों के उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। 63, कथन ए, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, कारण वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री के पद और उत्तरदायित्व के निर्वहन का उल्लेख नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है। 64 है, उप प्रधानमंत्री पद का जो सृजन है किसके अंतर्गत हुआ था? उप प्रधानमंत्री का जो पद है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन बताइए, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था, यानी बी ऑप्शन, याद रखिएगा। देखिए अगर बात करें तो उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है तथा राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। 65, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। क्या यह सही है? नहीं। क्या यह सही है? तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा, प्रधानमंत्री सिविल बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, यह भी सही नहीं है, डी ऑप्शन, न तो पहला और नहीं दूसरा।
अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, इसीलिए पहला कथन गलत है। कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो कि सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। 66 नंबर है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन है, बताना कौन सा कथन सही है। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। पहला स्टेटमेंट गलत है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, यह भी गलत है। न तो पहला न तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार अगर देखा जाए तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है। इसके बाद मंत्रीगण संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार नियुक्त मंत्री को किसी भी सदन का सदस्य न होने पर 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, अन्यथा समय अवधि बीत जाने पर वह मंत्री नहीं रह सकता। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट 67, कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पे मतलब कि 4 कथन दिए गए, कौन कौन से कथन सही हैं। तो देखिए अगर देखा जाए, अगर स्टेटमेंट को आप एनालिसिस कीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो इसका सही जो विकल्प होगा पहला दूसरा जो स्टेटमेंट है कि पहला है कि संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है, कैबिनेट समितियों का कोई जिक्र नहीं है, तो पहला सही हो जाता है। दूसरा, कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री के द्वारा समय की जरूरत है और परिस्थितियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है, ये भी सही है। तीसरा, यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो तो यह आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष हो, मतलब कहने का मतलब यह कि यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि वे समिति के अध्यक्ष हो, ये गलत है। तीसरा, संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है, डी ऑप्शन। देखिए संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं किया गया, ये संविधान इतर निकाय है, संविधान से परे हैं, इनका जिक्र संविधान में नहीं किया गया। कार्य संचालन नियमों के तहत इनका गठन प्रधानमंत्री के द्वारा समय के जरूरतों और परिस्थितियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस समिति मतलब कि इन समितियों का गठन किया जाता है। इस प्रकार पहला दूसरा सही है। तीसरा, अगर देखा जाए कि स्टेटमेंट जो था कि यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो तो यह आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष हो। देखिए अगर बात किया जाए तो कैबिनेट समिति का सदस्य प्रधानमंत्री के होने पर उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। कोई अन्य मंत्री कैबिनेट समिति का अध्यक्ष तभी होता है जब प्रधानमंत्री उस समिति में शामिल न हो। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होते हैं और इसकी अध्यक्षता वर्तमान में रक्षा मंत्री के द्वारा की जाती है। 68 है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 91वां, बी ऑप्शन। देखिए 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में खंड 1 क जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मंत्री परिषद में जो देखा जाए कि प्रधानमंत्री सहित अगर बात की जाए तो जो लोकसभा के जो कुल सदस्य संख्या है इसके 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% के सीमा तक निर्धारित की गई है।
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% के सीमा तक निर्धारित की गई है? तो याद रखिएगा 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। 70 केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, दोनों में से कौन कौन सा कथन है आप एक बार एनालिसिस करके बताइए। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है कि 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, बिल्कुल सही। दूसरा, वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त प्रधानमंत्री के कार्यालय के अतिरिक्त मंत्रालयों की जो कुल संख्या है वो 53 है। 71 है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का जो प्रभार है किसे सौंपा गया है? तो स्मृति ईरानी। ये 2022 का प्रश्न है, याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछा गया है। वर्तमान में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी है, जबकि अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉन बारला है। कौन है? जॉन बारला। 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो श्वेत पत्र। भारत में सरकार के द्वारा या उसके किसी भी मंत्रालय के द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण व्हाइट पेपर के रूप में भी जारी किया जाता है, श्वेत पत्र के रूप में भी जारी किया जाता है। 73 है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके रिपोर्ट पर आधारित था? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो गोपालास्वामी अयंगर। एन गोपालास्वामी अयंगर ने 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी में अनुशंसा की थी कि ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज के रूप में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के लिए उत्तरदायी मंत्रालयों के नए समूह की स्थापना की जानी चाहिए। 74 है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो याद रखिएगा मंत्रिमंडल सचिव, बी ऑप्शन। 75 है, कैबिनेट सचिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिवालय के बारे में बताना है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन है, कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षतः भारत के उपराष्ट्रपति का अधीन कार्य करता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो लोक सेवा मंडल का पदेन अध्यक्ष भी होता है, यानी केवल दूसरा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षतः भारत के प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, पहला कथन सही नहीं है। दूसरा सही है, क्योंकि कैबिनेट सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो कि लोक सेवा मंडल का सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। 76 है, कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? तो इसका सही जवाब है मंत्रिमंडल सचिवालय के जो कार्य हैं, पहला है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना। दूसरा, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयीय सहायता। तो पहला दूसरा सही है। तीसरा जो दिया गया है कि मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ये सही नहीं है। पहला दूसरा सही है, यानी सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। भारत सरकार नियम 1961 में मंत्रिमंडल सचिवालय को नियमों की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया है। इस सचिवालय को आवंटित जो विषय है मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय समितियों को सेक्रेटरियल सहायता, और दूसरा है कार्य के नियम। मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सचिवीय सहायता में शामिल है, पहला, प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित करना। दूसरा, मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार और वितरित करना। तीसरा, कार्य सूची से संबंधित दस्तावेजों का वितरण करना। किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना। प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड का वितरण। मंत्रिमंडल के द्वारा किए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी। 77, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो नीति या कार्यान्वयन,
यानी सी ऑप्शन, नीति या क्रियान्वयन। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय योजना और नीति निर्माण से संबंधित कार्य करता है, जबकि नीतियों का क्रियान्वयन संबंधित निकायों एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। तो जो नीतियां हैं इनका क्रियान्वयन संबंधित निकायों या एजेंसियों के द्वारा किया जाता है, और योजना जो इसमें सचिवालय योजना और नीति निर्माण से संबंधित जो कार्य है वो करता है। 78 है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 79, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। 80 नंबर है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो 1951 में, ऑप्शन ए। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद 1951 में सृजित किया गया था। संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्रियों और प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। 81, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है? तो इसमें राजीव गांधी का जो संबंध दिया है कर्म भूमि से, तो सुमेलित नहीं है। राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है इसे वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, ना कि कर्म भूमि। कर्म भूमि समाधि स्थल भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की है। 82, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाक युद्ध के समय 1965 में दिया था। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पीडीएफ नहीं लिया है तो पीडीएफ ले लीजिए, बुक है तो अच्छी बात है, रिवीजन कर लीजिए, ताकि जब हम लोग डिस्कस करें तो आप लोगों को चीज़ें जो है काफ़ी क्लियर हो जाए। प्रश्न आपको समझ में आनी चाहिए, हर पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, तो रिवीजन कर लीजिए ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। या आप पीडीएफ ले सकते हैं, इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।